अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स को डिस्कस किया था। पहले हमने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया यूरिनरी सिस्टम को। यानी कि हम अभी तक जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर के सिस्टम्स को ही स्टडी कर रहे हैं। तो अब हमने नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चे? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप एक सिटी में रहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक सिटी में रह रहे हैं तो इस सिटी की ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए या इस सिटी को स्मूथली चलाने के लिए इसकी ट्रैफिक सिस्टम को, ठीक है, उसके अलावा इसके जो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके अलावा जो स्कूल्स हैं, यानी जितने भी सिस्टम्स हैं, बैंकिंग का सिस्टम है, कुछ भी है, एक सिटी को चलाने के लिए ये सारे सिस्टम जो हैं आपस में कम्युनिकेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि अगर न्यूज़ चैनल है, अगर कोई भी सिटी में मसला हुआ है, ट्रैफिक से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, तो न्यूज़ चैनल पर खबर जाएगी और सबको पता चल जाएगा। न्यूज़ चैनल के थ्रू जो है सबको पता चल जाता है खबर का, और उसके बाद फिर सारे जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो बच्चे ये जितने भी सिस्टम हैं ये क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी आपस में जुड़े होते हैं। जब तक इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इन सिस्टम्स को नहीं पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या काम करना है। तो बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है जो बॉडी के तमाम पार्ट्स को आपस में कनेक्टेड रखता है और इनको बताता है कि इन्होंने फंक्शन किस तरह से करना है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। तो आज हमने यही देखना है कि इस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और ये मिलकर किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को बच्चे हम कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करवाता है या कोऑर्डिनेशन करवाता है, ठीक है। तो कहता है कि टू सर्वाइव एवरी एनिमल, सर्वाइव करने के लिए हर एनिमल को कनेक्टेड रहना पड़ता है टू द वर्ल्ड अराउंड इट। उसके पास कोई भी दुनिया है, कोई भी चीज है, उससे कनेक्टेड रहना पड़ता है उसको। दे नीड टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अगर वो एनवायरमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा तो उसको एनवायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस का भी नहीं पता चलेगा। इसलिए उसको कनेक्टेड रहना पड़ता है ताकि एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको पता चल सके और उसके लिहाज से वो खुद को, अपनी बॉडी को ढाल सके और रिस्पॉन्स कर सके। द एक्टिविटीज ऑफ देयर ऑर्गन्स एंड सिस्टम आल्सो कोऑर्डिनेटेड। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम है, ये भी कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड यानी इनको भी कोई कोऑर्डिनेट करने वाला है, इनको चलाने वाला है। ये सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करते, इनको भी कोई ना कोई मैसेज मिलता है तो ये काम करते हैं, यानी इनके ऊपर भी कोई एक सरबराह मौजूद है। हमारी हार्ट रेट है, ब्रीथिंग रेट है, डाइजेशन है और दूसरे मैनी फंक्शंस है। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वो खुद ब खुद नहीं होता, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत है जो उसको बताए, समझाए कि अब तुमने ये काम करना है। ड्यू टू सच कोऑर्डिनेशन एवरी फंक्शन इज रेगुलेटेड। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से तमाम फंक्शन जो हैं हमारी बॉडी में रेगुलर होते हैं, यानी रेगुलेट होते हैं। रेगुलर का मतलब है कि एक इन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, मतलब एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ बॉडी, जो जो भी बॉडी को जरूरत होती है उसके लिहाज से। इन ह्यूमंस एंड अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमंस में और दूसरे अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स में मैमल्स हैं, काउज, गोट्स वगैरह। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती हैं बॉडी के अंदर, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन वो होती है जो नर्वस सिस्टम के थ्रू चलती है, नर्वस सिस्टम चलाता है इसको। केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम चलाता है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं और ये नर्वस सिस्टम फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम चलता है और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऐसी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है जिसकी वजह से हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं।
अब यहाँ पर उन्होंने वही मिसाल दी है कि मिसाल ले लें कि जिस तरह आपकी बॉडी जो है एक शहर है, उस शहर को स्मूथली चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स, इमरजेंसी सर्विसेज एंड पावर प्लांट्स, तमाम लोगों को आपस में कनेक्टेड रहना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी ताकि उनके जो हाल अहवाल है एक दूसरे को पता चलते रहें। इसी टॉकिंग को हम जो है कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। अब हमने आज के लेक्चर में नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करना है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है। बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमारे सिस्टम को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेशन करवाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बेसिस पर। यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसको सबसे पहले डिटेक्ट करती है, उसको पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई चेंज है। उसके बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज भेजती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक्ट करते हैं। इसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज डन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, यानी ये बातों का या मैसेजेस का आपस में तबादला होता है, कम्युनिकेशन होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से आते हैं। तो बच्चे, हमारे मसल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। कभी आपने नोटिस किया हो कि आपकी कोहनी जब किसी जगह पर लग जाती है, कहीं उस पर चोट लगती है, तो फौरन से आपको करंट लगता है पूरे बाजू के अंदर। वो बेसिकली यही होता है कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जब आपस में मिल जाता है तो आपको करंट की यानी इलेक्ट्रिक करंट की जैसी बिल्कुल सेम जो है वो महसूस होती है सेंसेशन। तो यही वो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, आयंस हैं, जो हमारे मसल्स के अंदर इन न्यूरॉन्स को यानी नर्व्स को न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट करवाते हैं, यानी आगे पीछे लेकर जाते हैं, मूव करवाते हैं। कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के जिसके ऊपर ये बेस करता है, जिसकी मदद से ये काम करता है। बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर यही देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नर्वस सिस्टम को चला रही हैं, नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है और वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से रोल प्ले करता है। मिसाल दी है, कहते हैं फॉर होम्योस्टेसिस द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रेगुलेट्स अदर सिस्टम्स एंड आल्सो मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय इटसेल्फ। जब हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस हो रही होती है, हमारा टेम्परेचर या बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो अंदर मेंटेन रह रहा होता है, तो वो सारा कुछ भी नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। अगर हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम ना हो तो चेंज डिटेक्ट ही ना कर पाए, हमारी बॉडी को पता ही ना चले कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, इसके नतीजे में वो जो है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही होता है। यू हैव स्टडीड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। हमने होम्योस्टेसिस के बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि एक रिसेप्टर होता है, उसके बाद कुछ डिटेक्ट करते हैं उस चेंज को, मतलब रिसेप्टर्स जो होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं एंड फिर इफेक्टर्स होते हैं। यही आज हम देखते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स नाम से ही जाहिर है बच्चे, ये किसी चीज को रिसीव करते हैं। अब किसको रिसीव करते हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होती है, तो कम्युनिकेशन के अंदर किस चीज का तबादला होता है, मैसेजेस का। हम एक दूसरे को भी मैसेज भेजते हैं ना रियल लाइफ में, इस तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं नर्व इम्पल्सिस के थ्रू। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये रिसीवर होते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं। बेसिकली कोई भी चेंज है, कोई भी चीज है, कोई मैसेज देना है ना बॉडी ने, तो रिसेप्टर्स ने रिसीव करना है। अब रिसेप्टर्स किस तरह के ऑर्गन्स हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें रिसेप्टर्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में। ऑर्गन्स रिसेप्टर है, हमारी आंखें, कान, जुबान, ये चीजों को डिटेक्ट कर लेती हैं और मैसेज को रिसीव कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे हमें गर्मी लग रही है, तो हमारे जो है वो बॉडी को, स्किन को पता चल जाता है कि हमें गर्मी लग रही है और वो फौरन से हम रिसीव कर लेती है इस मैसेज को, हमें पता चल जाता है कि हमें गर्मी लग रही है। उसके अलावा टिश्यूज हैं, हमारे स्किन टिश्यूज हैं, नेल टिश्यूज हैं, हमारे बॉडी के जो ऊपर वाले टिश्यूज वगैरह होते हैं, और सेल्स हैं। उसके अलावा आईज, एयर्स और स्किन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी चेंज इन्वायरमेंट के अंदर जो आ रहा है वो। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, आईज, एयर्स और स्किन वगैरह, ये क्या करते हैं, इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, यानी फौरन इनको पता चल जाता है। इनके अंदर सेंसर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं किसी भी चीज को सेंस कर लेते हैं फौरन से, इनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है।
दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ट्रांसड्यूसर्स का काम करते हैं। अब ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको साइड में ब्लॉक में भी बताया गया है कि ट्रांसड्यूसर्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन चीजों को बोलते हैं जो एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी आंखों के सेल्स हैं रोड एंड कॉन। रोड एंड कॉन्स ये हमारी आईज के अंदर मौजूद होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अब बेसिकली ये डिटेक्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को, लेकिन ये जो दिमाग की तरफ मैसेज भेज रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, वो लाइट की सूरत में नहीं जा रहा। हमारे दिमाग के अंदर रोशनी तो नहीं जा रही ना, हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ मैसेज जा रहा है कि हमें रोशनी नजर आ रही है। हमारे दिमाग के अंदर ये लाइट नहीं जाएगी, हमारे दिमाग के अंदर ये नर्व इम्पल्स जाएगी हमारे ब्रेन के पास। तो बात समझ आ रही है, इस लाइट एनर्जी को इसने नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ये जो रिसेप्टर्स हैं। तो इसलिए हम इन रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स का नाम देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स क्यों बोलते हैं। When they receive stimuli, they generate nerve impulse in sensory neurons for processing the information. उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि अच्छी तरह से समझने के लिए, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं नर्व इम्पल्स जनरेट कर देते हैं। यानी ये जो ऑर्गन्स हैं सेंसरी न्यूरॉन के अंदर एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, और ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये इस इम्पल्स को कैरी करते हैं, पकड़ते हैं और ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है ना, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। ये हम बचपन में 9th-10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अब ये देखें, जब सेंसरी ऑर्गन ने एक मैसेज को सेंस कर लिया तो वो नर्व इम्पल्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ब्रेन है या हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है उसका कंट्रोल सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही है। यही उन मैसेजेस को कंट्रोल करती है बेसिकली। मिसाल के तौर पे एक जिस तरह एकेडमी होती है, ठीक है, उस एकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को एक मसला पेश आता है, वो जाकर मसला बताते हैं अपने कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर कोई भी एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हो सकता है या कोई प्रिंसिपल हो सकता है, उसको वो जाके अपना मसला बताते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, उस मसले को सुनता है, इंफॉर्मेशन को समझता है और उसके लिहाज से फैसला करता है और दोबारा उन स्टूडेंट्स को मैसेज भेजता है। वो स्टूडेंट्स फिर उस मसले को उसके मुताबिक जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोल सेंटर का इसी तरह से काम करते हैं। जिस तरह कंट्रोल होता है ना, वाइस प्रिंसिपल के पास फैसला करने का इख्तियार होता है, इसी तरह बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं। दीज पार्ट्स आर मेड अप ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एंड आल्सो कॉल्ड इंटरन्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स की दूसरी टाइप इन्होंने बता दी है। पहली टाइप थी सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिर्फ रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने नर्व इम्पल्स को यानी मैसेज को सेंस करना होता है, चेंज को जांचना होता है कि वो क्या है। अब दूसरी जो न्यूरॉन की टाइप है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन है। इसको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एसोसिएटिव का नाम से ही जाहिर है कि ये ब्रेन और दोनों न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ती है, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ती है, इसलिए हम इसको एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन ने जो मैसेज लेकर आ रहा है, जो नर्व इम्पल्स लेकर आ रहा है, वो आके देगा इंटरन्यूरॉन को और वो उसको पकड़ लेगा एंड प्रोसेस करेगा। यानी उसको बात पता चल गई, अब वो उसको समझ रहा है। जब उसने प्रोसेसिंग कर ली, उसको समझ लिया, तो वो एक नर्व इम्पल्स सेंड करेगा इफेक्टर्स को, जिन्होंने काम करना है उस नर्व इम्पल्स के अगेंस्ट विया मोटर न्यूरॉन्स, यानी मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। ये अब तीसरी टाइप उन्होंने न्यूरॉन्स की बताई है जो एक्चुअली में काम करती है, जो इफेक्ट करती है, जो इफेक्टर्स होते हैं। तीसरी चीज है इफेक्टर्स। ये असल जो है रिजल्ट कॉज करते हैं किसी भी चेंज के अगेंस्ट। यानी कोई भी चेंज अगर आया हमारी बॉडी के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट में, उसको कंट्रोल सेंटर ने प्रोसेस किया, उसके अगेंस्ट एक रिजल्ट के तौर पर एक इंफॉर्मेशन कॉज की और उस इंफॉर्मेशन को उसने मोटर न्यूरॉन्स के पास भेजा। ये मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं इफेक्टर्स के अंदर और ये इफेक्टर्स फिर उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं जो मैसेज इसको कंट्रोल सेंटर ने दिया था। These are the parts which produce responses.
ये रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑन रिसीविंग नर्व इम्पल्स, जैसे ही इनको नर्व इम्पल्स मिलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो ये क्या करते हैं, मसल और ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर, ये इफेक्टर्स का काम करते हैं। मसल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। वाइल ग्लैंड्स जो हैं, वो जो ग्लैंड्स हैं वो कोई ना कोई हॉर्मोन्स सिक्रीट करके, कोई ना कोई फ्लूइड सिक्रीट करके अपने अंदर से निकाल के जो है रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सो इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन द पाथ ऑफ मैसेज नर्व इम्पल्स कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये जो मैसेज है ना इसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है ना मैसेज। कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटरन्यूरॉन्स, motor neurons and effectors. In this pathway the neurons act as functional unit. अब इनके अंदर जो फंक्शन करने वाली मेन चीज है वो न्यूरॉन्स हैं। देखिए हमने न्यूरॉन्स की टाइप पढ़ी है ना, बेसिकली काम करते न्यूरॉन्स है मैसेज का इधर उधर पहुंचाने का। तो अब आपको समझ आई, मिसाल ले लें एक कोई भी, जिस तरह होम्योस्टेसिस की ही मिसाल ले लेते हैं कि होम्योस्टेसिस में जब हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया कि हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज देती है। कंट्रोल सेंटर आगे से मैसेज भेजता है हमारी स्किन के, और स्किन के जो है रिसेप्टर्स को, इफेक्टर्स को। स्किन क्या करती है, वहां पर पसीने को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जब हमें ज्यादा गर्मी लग रही होती है। तो अब यहाँ पर एक मैं आपको डायग्राम के जरिए से शो करवाती हूँ आज के लेक्चर की प्रॉपर समरी कि आज हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। रिसेप्टर्स जो है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजता है कंट्रोल सेंटर को। हमारे कंट्रोल सेंटर के अंदर, यानी कंट्रोल सेंटर को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी ब्रेन को जाएगा मैसेज या स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, वो डिपेंड करता है कि किसको जाना चाहिए। और इनके अंदर मौजूद होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। अब ये इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये मैसेज को प्रोसेस करते हैं और मैसेज क्या कहाँ भेजते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड सेंड टू मोटर न्यूरॉन्स, ताकि मोटर न्यूरॉन्स इफेक्ट कर सके। उसके बाद कंट्रोल सेंटर मैसेज कहाँ भेजता है जी, इफेक्टर्स को। ठीक है, इफेक्टर्स क्या होते हैं, अब इफेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कुछ मसल्स या ग्लैंड्स को बोलते हैं। मसल्स या ग्लैंड्स को बोलते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। जब ये मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज मिलता है, मोटर न्यूरॉन्स कहाँ से मैसेज रिसीव करते हैं, इंटरन्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन को मैसेज मिलता है तो ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसकी चेंज के अकॉर्डिंग। यानी मिसाल ले लें कि चेंज क्या आया एनवायरनमेंट में, गर्मी ज्यादा हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमें पसीना आएगा। तो इस गर्मी के बढ़ने से हमारी बॉडी को पसीना आने तक ये सारा एक प्रोसेस है, दरमियान में एक मैसेजेस का तबादला है, कम्युनिकेशन है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। अब वो ये कहता है कि इस सारे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स ही वो ऐसी चीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस का तबादला करवाते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन्स को स्टडी करेंगे। अभी अगर इस लेक्चर की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपसे नर्वस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके अलावा आपसे जो है बेसिक एलिमेंट्स के नाम और उनकी डिटेल पूछी जा सकती है। अब ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि रिसेप्टर्स के अंदर कौन सी टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, तो आपने बताना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और नर्व इम्पल्स किस तरह की एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है, ये भी एक एमसीक्यूज है। हाँ, उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इंटरन्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं। इफेक्टर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं और उसके बाद आपसे फंक्शनल यूनिट पूछ सकते हैं नर्वस सिस्टम का, जो कि क्या है, न्यूरॉन है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।